हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी विषय से स्नातकोत्तर अथवा एमए हिंदी करने वाले सभी छात्रों के लिए एमएसडी 3 एमए हिंदी के प्रथम वर्ष में जो 4 पेपर होते हैं, एमएसडी 2, एमएसडी 3, एमएसडी 4 और एमएसडी 6। तो एमएसडी 2 का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो एमएसडी 3 का हम लोग आज देखेंगे। इस एमएसडी 3 में भी कुल 9 प्रश्न पूछे जाते हैं एक परीक्षा में, जिसमें से किसी भी 5 का प्रश्न देना है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। सभी प्रश्न 20-20 अंकों के होते हैं। तो आप 9 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो समय चूँकि कम है, इसलिए हम लोग कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे। और इतना श्योर करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से सारे प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में होंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया या सुन लिया। ठीक है। तो मतलब जो उपन्यास वाला पार्ट है, इसमें उपन्यास और कहानियाँ पढ़ना है। तो उपन्यास वाले पार्ट में गोदान, मैला आंचल और एक धरती धन्ना अपना, उससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्योंकि अब उपन्यास काफ़ी बड़ा है और आपको अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पढ़े होंगे तो अभी इनसे संबंधित सवालों को हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उसको बार बार हम अभ्यास कर लें ताकि हमको वो याद रहे। ठीक है। अगर उपन्यास के लिए समय मिलता हो तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ लेंगे तो वो पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से, अगर वक्त कम मिल रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आइए हम लोग सीधे सवाल की ओर बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे हम लोग कि उसको स्पष्ट कर सकें, लोगों को बता सकें, मतलब आप लोगों का क्लियर हो सके ताकि आप सवाल लिखने की स्थिति में हों। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित उपन्यास है गोदान के बारे में। तो प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का संक्षिप्त परिचय देने के लिए बोला गया है, एक सवाल है। तो हम लोग बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद था। तो हिंदी उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिल्कुल, उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, कहानियाँ लिखी है। तो इसलिए उनके बारे में बोला जा रहा है कि हिंदी उपन्यास के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म 29 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक ग्राम में हुआ। 29 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अजायब राय प्रेमचंद को धनपत राय और चाचा नवाब राय के नाम से पुकारते थे। मध्यवित्त परिवार के बालक की पढ़ाई मौलवी द्वारा 5वें वर्ष में उर्दू से प्रारंभ हुई थी। मतलब मध्यम वर्गीय परिवार था इनका, और 5वें वर्ष में इन्हें पढ़ाया जाना शुरू किया गया। उर्दू में इन्होंने पढ़ाई प्रारंभ की। पढ़ने में ये बहुत जहीन थे, मतलब विद्वान, मतलब तेज़ थे। 12 आने का जूता और 4 आने गज कपड़ा तथा 1.5 रुपये के मकान में प्रेमचंद का जीवन बीता। 8 वर्ष की अवस्था में इनकी माँ के नहीं रहने पर पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया। नई माँ का व्यवहार प्रेमचंद के प्रति स्नेहपूर्ण नहीं था। स्वयं प्रेमचंद ने लिखा, जब मैं फीस के पैसे चाची से मांगता तो वो बुरी तरह झिल्लाती। पिता से कहने की हिम्मत न थी, इसलिए अपनी माता को याद कर मुझे बार बार सताती थी। 13 वर्ष की अवस्था में मौलाना सरर, पंडित रतननाथ सारसार, मिर्जा रुसवा, मौलवी मोहम्मद अली आदि के उर्दू उपन्यास पढ़ने प्रारंभ कर दिए थे। उन्होंने अध्ययन के साथ साथ लेखन का शौक भी उत्पन्न हो गया। 13 वर्ष की अवस्था में 1893 ईस्वी में लगभग उनकी पहली रचना लिखी गई थी। इसी वर्ष इनका विवाह हो गया और साल भर बाद ही पिताजी स्वर्गवासी हो गए। किसी तरह मैट्रिक पास हुए और 18 रुपये माहवारी वेतन पर
पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए। 1918 में असरारे महाविदा नामक उपन्यास लिखा। 1902 में इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में भर्ती हुए। जेटीसी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के बाद प्रिंसिपल ने प्रसन्न होकर इनकी नियुक्ति वहीं के मॉडल स्कूल के हेडमास्टर के पद पर कर दी। 1905 ईस्वी में स्थानांतरण होकर कानपुर आए, जहां जमाना के संपादक मुंशी दया नारायण का साहित्यिक संपर्क उपलब्ध हुआ। इसी वर्ष इन्होंने शिवरानी नामक एक विधवा के साथ अपना दूसरा विवाह किया। 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया। लेखन कार्य निरंतर चलता रहा और जमाना में रचनाएं प्रकाशित होती रही। सरकारी नौकरी के प्रसंग में यह महोबा, गोरखपुर, बस्ती आदि स्थानों पर गए। सरकारी नौकरी के प्रसंग में ये महोबा, गोरखपुर, बस्ती आदि स्थानों में गए, जहां मनन द्विवेदी, गजपुरी, महावीर प्रसाद पोद्दार आदि के संपर्क की प्रेरणा से इन्होंने उर्दू के साथ साथ हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। अध्ययन, लेखन और व्यवसाय के साथ साथ 1916 में इंटर और 1919 में बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। सरकारी नौकरी के प्रसंग में स्थान परिवर्तन के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इन्होंने फरवरी 1929 में इस्तीफा दे दिया। साझे में चरखे और करघे का काम किया, लेकिन असफल रहे। बनारस सरस्वती प्रेस की स्थापना की, जहां माधुरी और हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रेस और पत्रिका के कारण जो आर्थिक संकट आया, उसने इन्हें चिंतित किया, जिससे बाध्य होकर 1934 ईस्वी में इन्होंने बम्बई के फिल्म जगत में प्रवेश किया, किंतु वह संसार उन्हें अपने सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत प्रतीत हुआ। फलतः बनारस लौट आए। उनके साहित्यिक जीवन की सर्वश्रेष्ठ कृति गोदान की रचना हो चुकी थी। लखनऊ में प्रगतिशील साहित्य सभा के प्रथम अधिवेशन में प्रेमचंद ने सभापति पद से साहित्य और सौंदर्य बोध पर भाषण दिया। 18 जून 1936 को महान कलाकार गोडकी के निधन पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित की और 18 अक्टूबर 1936 को स्वयं भी इन संसार से विदा हो गए। साहित्यिक विकास प्रेमचंद की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं का विवरण जो है उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, प्रतिज्ञा, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास है। 70 पृष्ठों के उपन्यास से मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद का अंतिम और अधूरा उपन्यास है। 70 पृष्ठों के उपन्यास से आभास मिलता है कि यह प्रेमचंद की आत्मकथा होती, परंतु दुर्भाग्यवश इसे पूर्ण करने के से पहले ही वह संसार से चले गए। अब जो ये तो प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी थी, और गोदान जो उपन्यास हम लोगों को इसमें पढ़ना है उससे संबंधित एक सवाल हम लोग लेते हैं कि गोदान एक समस्या मूलक उपन्यास है, पर प्रेमचंद समस्याओं का समाधान नहीं प्रस्तुत कर सके। इस कथन का सौदाहरण समीक्षा कीजिए। वास्तव में क्या है कि गोदान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि गांव की जो स्थितियां हैं, किसानों की जो स्थितियां हैं, वो कितनी दयनीय स्थिति है, किस तरह से वो लोग महाजन के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनकी जीवन शैली एक एक पैसे के लिए किस तरह से दूभर है, तो उसके बारे में ये उपन्यास में बताया गया है। तो उसी के आधार पर कुछ लोग उसे समस्या मूलक उपन्यास बोलते हैं कि समस्या दिखाई गई है लेकिन समाधान नहीं दिखाया गया है। तो उसी के बारे में समीक्षा करना है इस प्रश्न में। तो प्रेमचंद सामाजिक चेतना के सजग साहित्यकार थे। उन्होंने मानव अंतर्मन की भावनाओं और मनोदशाओं के सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण के साथ साथ तत्कालीन समसामयिक समस्याओं का चित्रण भली भांति किया। जिस समय प्रेमचंद ने साहित्य रचना प्रारंभ की, उस समय तक 20वीं सदी की अरुणिमा फूट चुकी थी। राष्ट्रीय जागरण घुटनों के बल रेंगता हुआ क्रांति की देहरी पर पहुंच चुका था। संपूर्ण वातावरण विक्षुब्धता से भरा हुआ था। सर्वत्र आंदोलन की बिजलियां कौंध रही थी। प्रत्येक क्षेत्र में समस्याएं बबुले के रूप में बदल रही थी। भारत में व्यापक राष्ट्रीय जागरण की प्रारंभिक अभिव्यक्ति धर्म और समाज सुधार के आंदोलन के माध्यम से हुई। सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक रूढ़ियों पर
खुलकर प्रहार हुए। परिवर्तन की आकांक्षा प्राचीनता निर्माण को एक क्षण के लिए भी सहने को तैयार नहीं थी। प्राचीनता का निर्मोह जहाँ जितना सघन था, वहाँ उतना ही तीव्र अप्रतिहत प्रहार था। अंग्रेजी सत्ता के शोषण और दमन के साथ साथ अकाल और महामारियों की आवृत्ति भी हो रही थी। इस सामाजिक सजगता के परिणाम स्वरूप सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन स्पष्ट हो उठे जिन्होंने मध्यकालीन सामंती जीवन मूल्यों पर निर्मम प्रहार किए थे। यद्यपि यह परिवर्तन भारतेंदु के युग से ही प्रारंभ हो गया था तथा प्रेमचंद तक आते आते भारतेंदु युग जो था उसी वक्त से ये प्रारंभ हो गया था, लेकिन प्रेमचंद तक आते आते उनका विकराल स्वरूप साकार हो गया। प्रेमचंद ने अनुभव किया कि संयुक्त पारिवारिक जीवन की निस्वार्थ एकता निष्प्रिय है। सत्यनिष्ठा, सहजशील और निरपेक्ष धर्म के आधार पर ऐसी नई सभ्यता जन्म ले रही है जिसमें मातृ प्रेम, सामाजिक न्याय, पारिवारिक स्नेह और देश प्रेम आदि की कसौटी धन बन गया है और छल, प्रपंच, असत्य, आडंबर और खुशामद उन्नति के सोपान बन गए हैं। उनका कलाकार सुलभ संवेदनशील हृदय सर्वत्र व्याप्त असमानता, क्षुद्रता, छल, प्रपंच, लूट खसोट और पाखंड अन्याय को अनुभव कर मर्माहत हो उठा और सेवा सदन से गोदान तक अपनी साहित्यिक यात्रा में उन्होंने भारतीय सामाजिक और आर्थिक जीवन तथा आत्मा के विशृंखलित, कुंठित और गलित स्वरूप का निष्पक्ष और आर्थिक चित्र प्रस्तुत किया। प्रेमचंद मानवतावादी कलाकार थे। मानव जीवन के विविध पक्षों और वर्गों का उन्होंने चित्रण किया। उन्होंने विभिन्न वर्गों की सामयिक परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों का भी प्रत्यक्षीकरण ही नहीं किया, वरन उसमें आवश्यक सुधार के स्वरूप की कल्पना को भी अभिव्यक्त किया। प्रेमचंद युग के परिस्थितियों के साथ रहे हैं, उन्हें अत्यंत निकट से देखा परखा है, उनमें लुब्ध एवं क्षुब्ध हुए हैं। उनके साथ साथ चलते हुए कभी वे भावावेश में आकर सामान्य भावनाओं से ऊपर उठे हुए हैं और कभी वर्तमान से आगे भागे हैं। अपने चित्रणों द्वारा वे स्वयं तो आशावान हैं ही, जन सामान्य के निराश मनों में भी आशा का संचार किया है। सेवा सदन से गोदान तक उन अनेक प्रमुख समस्याओं से विशद विवेचन के उपरांत प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक वर्तमान अवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक किसी भी समस्या का निदान संभव नहीं है। गोदान तक आते आते जीवन के प्रायः सभी समस्याओं से वे भली भांति अवगत हो चुके थे। गोदान में जिन समस्याओं को उठाया है उसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला तो अव्यवस्था की समस्या, ऋण की समस्या, शोषण की समस्या, पारिवारिक विघटन की समस्या, विवाह की समस्या, श्रमिकों की समस्या, नारी जीवन की समस्या, जातिवाद की समस्या, अन्य कतिपय समस्याएं। मतलब इन इतने तरह की समस्याओं को उन्होंने अपने इस उपन्यास के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया। अव्यवस्था की समस्या में परंपरागत जीवन मूल्य और सिद्धांत जब समय की गति के साथ साथ नहीं चल पाते, तब वे अव्यवस्था का रूप धारण कर लेते हैं और जीवन के ज्ञात्यात्मक स्वरूप को अवरुद्ध और कुंठित बना देते हैं। भारतीय कृषक समाज सुदीर्घकालीन परंपराओं और मान्यताओं का ऐसा मूक दास है जो उसके जीवन को बहुत पीछे धकेल चुका है। समय के प्रभाव से जब नई दृष्टि मिलती है और जीवन साधनों का निर्माण होता है, तब प्राचीन व्यवस्था अनुपयोगी प्रतीत होती है, किंतु विरोध की शक्ति सब में नहीं होती। परिवर्तन के क्षणों में प्रचलित अव्यवस्था के समक्ष समर्पण करने वाली प्राणी का जीवन निर्माण जिस रूप में होता है, उसका प्रतीक है गोदान का होरी। होरी अव्यवस्था के प्रति पूर्णतया समर्पित प्राणी है। अव्यवस्था के प्रति पूर्णतया समर्पित प्राणी है। प्रारंभिक पंक्तियों में ही प्रेमचंद ने धनिया से होरी का अव्यवस्था का उल्लेख कर दिया है कि तू जो बात नहीं समझती है उसमें टांगे क्यों अड़ाती है। होरी धनिया से कहता है, तो वही अव्यवस्था का उल्लेख करते हुए, मतलब प्रारंभ ही इस तरह से हुआ है इस उपन्यास का, भाई मेरी लाठी दे दो और अपना काम देखे। इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची
नहीं तो किसी का पता लगता है कि किधर गए। गांव में इतने आदमी हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर करकी नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये अव्यवस्था थी जिसको उन्होंने अपने मतलब उपन्यास के प्रारंभ में ही शुरुआत किया है। एक जो वाकया है जिसमें धनिया से होड़ी कहता है, होड़ी जिस व्यवस्था में पल रहा था उससे उसमें कठोर परिश्रम और ईमानदारी का कोई महत्व नहीं था, जबकि धनिया के विचारों में परिवर्तन विचारधारा के ही दर्शन उपन्यास ने हमें कराए हैं। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्या करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। गोबर भी अनेक स्थलों पर ऐसे ही विचार प्रकट करता था। गोबर जो था वो धनिया और होड़ी का पुत्र था, किंतु वे प्रचलित दोषों और प्रहारों से मुक्त नहीं हो पाते। अव्यवस्था का ही परिणाम इसे कहा जा सकता है कि होड़ी जैसे धर्म भीरु, कर्तव्य परायण और सेवाव्रती, कठिन सहिष्णु और पर स्वार्थी प्राणी को भी विवाह आदि के लिए ऋण लेना पड़ता है। व्यवस्था दोष के कारण ही होड़ी को बिरादरी को भोज देना पड़ता है। फसल खलिहान में ही बिक जाती है, खेत बेदखल हो जाते हैं, अकाल काल कवलित होना पड़ता है। यहाँ तक कि मृत्यु के उपरांत धर्म के ठेकेदार शेष पूंजी भी गोदान के रूप में डकार जाते हैं। गोदान का संपूर्ण कथानक अव्यवस्थाओं की ही कहानी है। नागरिक जीवन में चमक दमक और प्रफुल्लता भले ही दृष्टिगोचर हो, किंतु अंदर से कोई भी संतुष्ट और सुखी नहीं है। नगर का उच्च वर्ग भी समस्याओं से ग्रस्त है। इसका स्वर राय साहब के शब्दों से ध्वनित हुआ है कि दुनिया समझती है कि हम बड़े सुखी हैं, हमारे पास इलाके हैं, महल, साहब सवारियाँ, नौकर चाकर, कर्ज वेश्याएँ क्या नहीं हैं, लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो आदमी नहीं है। जिसको दुश्मन के भय के मारे रात में नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसने और रोने वाला कोई नहीं हो, जिसकी चोटी दूसरे के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे से अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुक्म के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। संक्षेप में कहा जाता है कि नगर और ग्राम दोनों ही अव्यवस्था के दोष से पीड़ित हैं। अवस्थाओं से ही गोदान का कलेवर निर्मित होता है। मेहता और मालती द्वारा प्रेमचंद की इस अव्यवस्था के दोष से मुक्ति पाने का प्रयास अवश्य किया है, किंतु वैचारिक अभिव्यक्ति मात्र ही रह गई है। निर्णयात्मक समाधान प्रस्तुत नहीं हुए हैं, बल्कि वे बुद्धिजीवी की व्यवस्था दोष से पीड़ित होकर आत्म प्रवंचना में ही प्रस्तुत हुए हैं। अर्थात व्यवस्था दोष की समस्या को सर्वांगीण और बहुमुखी रूप में चित्रित करके प्रेमचंद ने इसे प्रमुख समस्या का स्वर प्रदान किया है। ऋण की समस्या। भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही जीता है, ऋण में ही मर जाता है। उनके लिए ऋण एक ऐसा अभिशाप है जो पनपने नहीं देता। राय साहब और खन्ना जहां अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऋण लेना पड़ता है, वहीं किसान होड़ी को अपने पेट पालने तक के लिए ऋणग्रस्त होना पड़ता है। प्रकृति प्रकोप से रक्षा के लिए, लगान अदा करने के लिए, बेदखली से बचने के लिए, कारिंदों को नजराना देने के लिए, बिरादरी और पंचायत के दंड को भोगने के लिए, सामाजिक और पारिवारिक परंपरा जन्य पोथी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो कर्ज लेना पड़ता है, उसका जीवंत प्रतिनिधि होरी है। ऋणग्रस्त होरी आर्थिक विषमता के कारण अपनी बेटी रूपा तक को बेचने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। होरी रुपये लिए उसका हाथ काँप रहा था, उसका सिर ऊपर न उठ सका, मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के गड्ढे में सिर पड़ा हो और गिरा चला जाता हो। होरी अपने दामाद का ऋण चुकाने के लिए टोकरी ही नहीं ढोता है, वरन रात के समय सुतली भी काटता है। ऋण का भारी बोझ ही उसे समाप्त कर देता है। ऋण ही ग्राम की महाजनी सभ्यता का पोषण करता है। राय साहब भी नगर के महाजनों द्वारा ऋणग्रस्त हैं। ऋण का कारण है प्रदर्शन की प्रवृत्ति। अपने को बड़ा सिद्ध करने की चेष्टा के लिए उन्हें कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। उत्सवों, आयोजनों, संबंधियों के स्वागत आदि के लिए उन्हें किसानों का शोषण करना पड़ता है, जिसके लिए किसान अधिकाधिक ऋणग्रस्त हो जाता है। चंद्र प्रकाश खन्ना
को बैंक का ऋणग्रस्त दिखाया गया है। मिल में आग लग जाने के कारण वह अपने को दिवालिया इसलिए घोषित करते हैं क्योंकि बैंक उनकी कार और कोठी आदि नीलाम करके अपना ऋण वसूल कर लेगा। अधिकाधिक धन संपन्न होने की लालसा ही उद्योगपति खन्ना को ऋणग्रस्त बनाती है। संक्षेप में गोदान में ऋण समस्या अपने वास्तविक अर्थों में उभर कर चित्रित हुई है, जिनका उपन्यासकार ने कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। शोषण की समस्या शक्ति संपन्न द्वारा शक्ति के साधनों का दुरुपयोग और हनन मानव जाति की चिरंतर समस्या है। वर्तमान समाजवादी व्यवस्था के युग में शोषण अनेक रूपों में प्रचलित है। इसी शोषण की कहानी गोदान में होरी के माध्यम से वर्णित है। ग्राम स्तर पर किसान का शोषण जमींदार नहीं वरन महाजनी सभ्यता के प्रमुख अंग बिरादरी, पंचायत, पटवारी, थाने आदि वाले करते हैं। होरी, शोभा, हीरा, धनिया, पुनिया, सिलिया आदि पात्र शोषण के शिकार होते हैं। गोबर और झुनिया के माध्यम से नगर में व्याप्त शोषण का चित्रण किया गया है। उद्योग धंधे और मिलों से संबंधित श्रमिक वर्ग भी शोषण का कारण असंतुष्ट है। असंतुष्ट ही की यही अग्नि खन्ना के मिल को भस्म कर देती है। संपूर्ण भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शोषकों की विशाल सेना विद्यमान है। होरी को राय साहब, झिंगुरी सिंह पटेश्वरी, पटवारी, नोखेराम, नोहरी, दुलारी, सहुआइन और पंडित माता दीन आदि सभी जमींदार प्रथा, धर्म समाज, बिरादरी, पंचायत, न्याय व्यवस्था आदि के नाम पर शोषण करते हैं। इस प्रकार इस समस्या को भी प्रेमचंद यथार्थ रूप में प्रस्तुत करके रह गए, कोई भी समाधान प्रस्तुत नहीं किया। पारिवारिक विघटन की समस्या संभवतः प्रेमचंद संयुक्त परिवार की परंपरा के पोषक थे। उन्होंने भली भांति अनुभव कर लिया था कि आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति और आर्थिक वैमनस्य ने परिवार के सौमनस्य को नष्ट कर दिया। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति और आर्थिक वैमनस्य ने परिवार के सौमनस्य को नष्ट कर दिया है। अंधविश्वास और पारस्परिक आशंकाओं ने भी परिवार को विघटित किया है। इन्हीं कारणों से होरी के भाइयों में बंटवारा हुआ। घर, बेटा, संपत्ति और मन तक बट गए। इस बंटवारे के परिणाम स्वरूप जो साधन चाहिए उसके अभाव में जो दुर्दशा चित्रित की गई है वह भी गोदान में है। नगर में खन्ना और गोविंदी का वैमनस्य भी पारिवारिक पारस्परिक आशंकाओं के कारण ही है। मालती को अपने परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी आकांक्षाओं का बलिदान करना पड़ता है। राय साहब के परिवार को भी विघटित होते हुए दिखाया गया है क्योंकि उनका बेटा रुद्रपाल सिंह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध मालती की बहन सरोज से शादी कर लेता है। संस्कृति की संक्रमणकारी स्थिति का चित्रण मात्र ही किया गया है, किसी प्रकार का सुझाव या आदर्श नहीं प्रस्तुत किया गया है। विवाह की समस्या विवाह मानव जीवन की सामाजिक अनिवार्य आवश्यकताओं का रूप धारण कर चुकी है। प्रेमचंद ने विवाह की समस्याओं को अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। विधवा विवाह, पुनर्विवाह, विजातीय विवाह, अनमेल विवाह, बाल विवाह और प्रेम विवाह आदि विवाह के अनेक रूप हैं। मेहता के शब्दों में प्रेमचंद ने विवाह को एक सामाजिक समझौता ही माना है। मेहता के शब्दों में प्रेमचंद ने विवाह को एक सामाजिक समझौता ही माना है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता मानता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है और ना स्त्री को है। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके पांव कट जाते हैं। गोदान में प्रेमचंद ने या तो वैवाहिक समझौते चित्रित नहीं किए और यदि वे चित्रित भी हैं तो टूटने नहीं पाए। एक और गोविंदी का वैवाहिक समझौता टूटने नहीं पाता। झुनिया और दुलारी के प्रसंग में पुनर्विवाह का प्रसंग उपस्थित है। सिलिया और नोहरी के प्रसंग स्वच्छंद संबंधों के प्रमाण हैं। होरी की दोनों बेटियां सोना और रूपा का विवाह दो स्थितियों का द्योतक है। सोना के विवाह द्वारा दहेज प्रथा पर प्रहार है और रूपा के ब्याह अनमेल विवाह का उदाहरण है। रुद्रपाल सिंह और सरोज के विवाह
द्वारा मनोकूल चयन को भी स्पष्ट किया गया है। विवाह को अनेक रूपों में चित्रित देखकर निष्कर्ष रूप में यह कहना कठिन है कि उपन्यास की धारणा क्या है। फिर भी इतना ही कहा जा सकता है कि उपन्यास ने विवाह को कभी भी न टूटने वाले सामाजिक समझौता स्वीकार किया है, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक सुख के परम आवश्यक है। श्रमिकों की समस्या, गोदान में श्रमिकों की समस्या को स्पष्ट कर दिया गया है। केवल गोबर के माध्यम से मिल में भर्ती, हड़ताल, घिराव और आगजनी आदि दिखाकर औद्योगिक व्यवस्था के विरुद्ध श्रमिकों को का संतोष चित्रित किया गया है। खन्या के माध्यम से उद्योगपतियों की सामान्य मनोवृत्तियों को उभारा गया है। नारी जीवन की समस्या, नारी भारतीय समाज का वह अंग विशेष है जो अनेक समस्याओं से ग्रस्त है और जिसने प्रत्येक लेख का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। प्रेमचंद भी नारी की वर्तमान अवस्था से असंतुष्ट प्रतीत होते हैं और वीमेंस लीग द्वारा नारी के उत्थान के प्रति सजग भी प्रतीत होते हैं। नारी गोदान में अनेक रूपों में चित्रित है। धनिया के परंपरागत पतिव्रत्य का प्रमाण है तो नोहरी कुल्टा का दुलाई सहुआन आर्थिक शोषण के रूप में चित्रित है। झुनिया और सीलिया के अवैध प्रेम को सामाजिक मान्यता लेखक दिलवाना चाहता है। डॉक्टर मालती जैसी आधुनिक को लेखक ने चित्रित किया है। उसके कारण एक ओर वह अभिभावित रहती है, दूसरी ओर मेहता के समक्ष अपने को समर्पित करती है। प्रेमचंद ने पाठकों के समक्ष नारी को जितने रूपों में प्रस्तुत किया, उससे यह अनुमान कर सकना कठिन है कि उनका आदर्श रूप क्या है। फिर भी जिस मनोयोग से उन्होंने धनिया को चित्रित किया है वह सर्वाधिक आकर्षक है और प्रेमचंद की मनोभावना के अनुकूल प्रतीत होता है। जातिवाद की समस्या, जातिवाद भी भारतीय जीवन की एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि प्रेमचंद ने इस पर विशेष प्रकाश नहीं डाला, फिर भी माता दीन और सीलिया के प्रसंग के माध्यम से जातिवाद पर कठोर प्रहार किया गया है। जातिवाद हिंदू का एक ऐसा कोड है जो विकास बाधक है। अन्य कतिपय समस्याएं गोदान स्थूल रूप में समस्या प्रधान उपन्यास है। उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त प्रेमचंद ने धर्म, अंधविश्वास, प्रेम, छुआछूत आदि को भी प्रासंगिक रूपों में चित्रित किया है। ये समस्याएं यद्यपि न तो पूर्ण रूप से ही चित्रित हैं और न इनके उचित समाधान की आशा करनी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद का गोदान में मुख्य लक्ष्य है भारतीय किसान को वास्तविक किंतु समग्र रूप में चित्रित करना, न कि किसी समस्या विशेष को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना। फिर भी यह कहना उचित होगा कि जिन समस्याओं को स्पष्ट भी किया है उसकी आत्मा तक पाठक सहज ही पहुंच जाता है और समस्याओं के भयावह रूपों से आंदोलित उठता है। निसंकोच रूप में कहा जा सकता है कि गोदान अनेक समस्याओं की एक रूप में चित्रित करने के कारण ही सर्वाधिक सशक्त कृति सिद्ध हुई है। तो प्रेमचंद की जो गोदान उपन्यास है, इससे हम लोगों को एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा। तो हम लोगों का ये प्रयास रहना चाहिए कि जो उससे गोदान से संबंधित हम लोगों ने अभी जो सवाल किए हैं उसको इस तरह से कंप्लीट रखें, इस तरह से अभ्यास कर लें एक दो बार और, ताकि वो आपके जहन में आ जाए और आप आराम से उसको लिख पाएँ परीक्षा में। दूसरा जो उपन्यास है वो है धरती धन्ना अपना। उससे हम लोग दो तीन सवाल उससे कर लेते हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित धरती धन्ना अपना उपन्यास MSD 3 में हम लोगों को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। धरती धन्ना अपना दलित जीवन की त्रासदी की आर्थिक अभिव्यक्ति है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। धरती धन के बारे में बोला गया कि दलित जीवन की त्रासदी का आर्थिक अभिव्यक्ति है। जगदीश चंद्र ने अपने उपन्यास धरती धन्ना अपना में दलित जीवन की त्रासदी को अनेक पहलुओं से चित्रित कर इस रचना को क्लासिक उपन्यास बना दिया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। शब्द त्रासदी
अंग्रेजी के ट्रेजडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ट्रेजडी शब्द का बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है दुखद घटना या विपक्ष के अर्थ में, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, महामारी फैलना। साहित्य में इसका अर्थ दुखांत नाटक जिसमें जीवन के गंभीर पक्षों को निरूपण किया जाता है। नायक या नायिकाओं का अपनी गलतियों, निर्णय संबंधी भूल के कारण दुख में अंत होता है। गलती के अनुपात में वह कष्ट अधिक पाता है जिसे देखकर या पढ़कर दर्शक या पाठक का हृदय भावोद्वेलित होता है। करुणा तथा भय के भाव जागृत होते हैं और अंत में भावों का विवेचन होता है। भावों के विवेचन से पाठक, दर्शक मन शांति का अनुभव करता है। आरंभिक दुखांत नाटकों, यूनानी का शेक्सपियर के नाटकों, मैकबेथ, किंग लियर का नाटक, अभिजात्य कुलीन वंश का कोई व्यक्ति, राजा, सेनापति आदि होता था, पर आज लोकतंत्र के युग में त्रासदी में सामान्य व्यक्तियों तथा उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं और उनसे उत्पन्न उनकी व्यथा वेदना का चित्रण होता है और पाठक, दर्शक उसी से करुणा द्रवित होता है। प्राचीन त्रासद नाटकों में भय, आतंक, रक्तपात, हिंसा के दृश्य होते थे। प्राचीन जो था त्रासद नाटक में भय, आतंक, रक्तपात, हिंसा के दृश्य होते थे। आज की रचनाओं में भय की भावना बहुत कम, करुणा की भावना ही प्रधान हो गई है। एक बात और, अब त्रासदी का प्रयोग केवल नाटक के लिए नहीं होता। कोई भी रचना जो दुखांत है, जिसमें पात्रों के माध्यम से समाज के किसी एक वर्ग को दुखों, कष्टों का चित्रण है, वह त्रासद रचना त्रासदी कहलाती है। अब यह भी आवश्यक नहीं कि विपदा या क्लेश का कारण मनुष्य की भूल, गलती या कोई कमजोरी हो। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था भी उसके लिए उत्तरदायी हो सकती है, प्रायः होती है। प्रेमचंद का गोदान नाटक न होकर एक उपन्यास है, परंतु उसे भारतीय किसान की त्रासदी कहा गया है। यदि गोदान भारतीय किसान के जीवन की त्रासदी है, तो जगदीश चंद्र का धरती धन ना अपना दलित जीवन की त्रासदी है। धरती धन ना अपना में दलित जीवन की त्रासदी को कई रूपों में देखा जा सकता है। सामाजिक स्तर पर छुआछूत के व्यवहार से, आर्थिक रूप में उनके श्रम के शोषण व निम्न मानव के स्तर तक पहुंचाने में, दलित स्त्रियों के यौन शोषण द्वारा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने में, दलित समाज को चेतना के अभाव में आपसी फूट व शोषकों से संघर्ष न कर पाने की त्रासदी का सामना करना पड़ता है। दलित समाज की अपनी उत्प्रेरक संस्कृति, जिसमें ज्ञानों और काली जैसे सबसे अच्छे स्त्री पुरुष त्रासद अंत को प्राप्त होते हैं। चमादरी में रहने वाले चमार जाति के लोगों के जीवन की त्रासदी यह है कि वे आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं और सामाजिक स्तर पर उन्हें अस्पृश्य माना जाता है। उन्हें चौधरियों के खेतों पर बंधुआ मजदूरों के साथ काम करना पड़ता है, उनसे बेगार ली जाती है। तनिक सा भी विरोध करने या स्वामी की इच्छा का पालन न करने पर उन्हें न केवल गालियां दी जाती है, चमार कुत्ता कहा जाता है, अपितु निर्दोष होने पर भी पिटाई की जाती है। गांव का जमींदार हरनाम सिंह केवल यह संदेह होने पर कि जीतू के कारण उसके खेत की फसल को नुकसान हुआ है, जीतू की पिटाई करता है। इसी छुआछूत और अपमान के कारण नंदन सिंह अपना हिंदू धर्म छोड़कर पहले सिख बनता है और जब सिख बनने पर भी गांव के लोग उसका अपमान करते रहते हैं तो वह ईसाई बन जाता है, परंतु ईसाई बनने पर भी त्राण नहीं मिलता। उसकी हैसियत चमार की सी रहती है, वह निरंतर तिरस्कृत होता रहता है। छुआछूत की भावना गांव के लोगों में इतनी गहराई में प्रवेश कर चुकी है कि शहर से लौटे अपेक्षाकृत संपन्न काली को भी अपमान सहना पड़ता है। वह अपना मकान नहीं बना पाता। गांव का महाजन छज्जू शाह उसे बानू कालिदास भले ही कहे, पर सिगरेट उसके हाथ में न देकर दूर से ही फेंकता है ताकि उससे छू न जाए। इसी छुआछूत की भावना तथा रूढ़ धार्मिक मान्यताओं के कारण दलितों को बाढ़ के पानी में उनके कुएं के डूबने पर स्वर्ण जाति के कुओं पर पानी भरने से रोका जाता है, भले ही प्यास के कारण उनका प्राणांत हो जाए। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। हमें हमारे नीति ग्रंथ, आचार संहिताएं सब पुरुषों द्वारा लिखी गई है। स्वाभाविक है कि अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पुरुषों ने
सारे नियम ऐसे बनाए जिनके कारण समाज में, परिवार में स्त्री स्वतंत्र न रह सके, पुरुष की दासी अनुगामिनी बनी रहे। मनुस्मृति में कहा गया है कि नारी को किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। कुमारावस्था में वह पिता का विवाह होने पर, पति तथा विधवा होने पर परिवार के अन्य सदस्यों का आदेश मानकर उस पर निर्भर कर जीवन बिताए। मैथिली शरण गुप्त ने इसी ओर ध्यान दिलाने के लिए लिखा था, नरकृत शास्त्रों के संबंध सब बंधन हैं, नारी को ही लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। धरती धन्ना अपना में दलित जनों की स्त्रियों को आजीविका के लिए चौधरियों के खेतों या घरों में जाना पड़ता है। खेतों में वह बुआई, रोपने, फसल काटने या कार्य करने की और घरों में साफ सफाई का। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ उनका यौन शोषण न होता हो। प्रीतों की लड़की लच्छों के साथ हरदेवा बलात्कार करता है, प्रीतों की लड़की लच्छों के साथ हरदेवा बलात्कार करता है, वह तो इस यौन शोषण की प्रक्रिया की वानगी मात्र है। अन्यथा शायद ही कोई दलित स्त्री ऐसी हो जो चौधरियों या सवर्णों के हाथों यौन शोषण का शिकार न हुई हो। प्रीतों और अन्य चमार स्त्रियों के आपस में के मजाक और कई बार झगड़ा होने पर एक दूसरे के पोतरे खोलने में यही तथ्य सामने आते हैं कि कोई दलित स्त्री चौधरियों, स्वर्णों के हाथों सुरक्षित नहीं है। पंडित संतराम यदि छुआछूत का पाखंड कितना ही क्यों न करे, दलित स्त्री की देह के लिए वे हर समय लार टपकाते रहते हैं। दलित स्त्रियों के यौन शोषण द्वारा चौधरी वर्ग न केवल अपनी यौन विकृतियों की तुष्टि करता है, बल्कि इससे भी बढ़कर दलित आत्मसम्मान को कुचल कर, उसे मानसिक रूप से पंगु बनाकर उस पर अपनी यंत्रणा का वर्चस्व भी स्थापित करता है। दलित जीवन के त्रासद रूपों में सर्वाधिक त्रासद इन तमाम शारीरिक मानसिक यंत्रणाओं को सहते हुए उनके भीतर चेतना का अभाव और परस्पर फूट है। जब भी कोई चौधरी किसी चमार को गाली देता है, उसे पीटता है, बाकी चमार उत्पीड़िता के साथ देने के बजाय दहशत के कारण चुप रहते हैं। कोई कोई चौधरियों को ऐसे उत्पीड़न के लिए उकसाता भी है। दलित परिवारों की सारी परंपरागत नैतिक मूल्यों और रूढ़ रीति रिवाजों के कारण भी यातना सहती है। ज्ञानो काली का प्रणय प्रसंग इसका उदाहरण है। ज्ञानो काली का प्रेम सच्चा है। वे एक दूसरे के लिए योग्य पति पत्नी हैं। वे एक जाति या गोत्र के भी नहीं हैं, परंतु गांव वाले, उनकी जाति बिरादरी वाले उनके विवाह की अनुमति नहीं देते। ज्ञानों को के गर्भवती होने पर जाति के भय से उसकी माँ या भाई मिलकर उसे गर्भपात के लिए ऐसी दवा देते हैं कि वह तड़पती कराहती अपना वेदना झेलती हुई इस संसार से कूच कर जाती है। उपन्यास के नायक काली की त्रासदी का एक रूप और है। कानपुर से लौटने के बाद वह अपने कच्चे मकान को बनाने का विचार करता है। गांव के चौधरी अपनी जाति के अहंकार में काली के इस इरादे पर वर्चस्व के लिए चुनौती मानकर उसकी योजना को विफल बनाने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। प्राकृतिक रूप में धरती सारे समाज या मानव समूहों के लिए है, लेकिन भारतीय दलितों के लिए जीवन की विडंबना और त्रासदी यह है कि सामंती कृषि व्यवस्था व जाति विभाजित समाज में उन्हें संपत्ति या धरती के सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखा गया है। इस बात का एहसास काली को छज्जू शाह करवाता है, लेकिन काली में मानव अधिकार पाने की प्रबल आकांक्षा। वह कहता है कि चाची यहीं रहूँगा और मकान भी पक्का ही बनाऊँगा। वह समय आने पर चौधरियों से संघर्ष के लिए भी तैयार है। इस स्पष्ट निर्णय के बाद तो काली गांव में शोषकों का सामना करता है और अपने ही शोषित वर्ग के भीतर हमलों का भी। पूरा उपन्यास चौधरी दलित संघर्ष को अंकित करता है, जिसकी चरम सीमा है दलित खेत मजदूरों द्वारा दिहाड़ी न दिए जाने के विरोध में काम से हड़ताल व बदले में चौधरियों द्वारा दलितों का सामाजिक बहिष्कार।
यह सारा संघर्ष दलित जीवन की त्रासदी को रेखांकित करता है। धरती धन्ना अपना दोहरी त्रासदी का उपन्यास है। यह एक और दलितों के उत्पीड़न, शोषण, अपमान भरे जीवन की त्रासदी है तथा दूसरी ओर हीर रांझा की तरह ज्ञानो काली के असफल प्रेम की त्रासदी है। दलित जीवन की त्रासदी उतनी करुणा उत्पादक नहीं है जितनी ज्ञानो काली के जीवन की त्रासदी, क्योंकि चमारों चौधरियों का संघर्ष समझौते में हो जाता है। भाई और माँ द्वारा संख्या दिए जाने पर विष के कारण होने वाली असमय पीड़ा से उसकी भिंची भिंची कराहें, तड़पती काया और बिलखते मन तथा उसकी मृत्यु पर हत्या करने की अनुभूति से भाई तथा माँ के गले से निकलने वाले चित्कार की कल्पना मात्र से पाठक करुणाभूति हो जाता है कर्णाभिभूत हो जाता है। अश्रुपूरित नेत्रों के साथ रचना को बंद करके एक और रख देना और हृदय मंथन त्रासदी की सफलता की परिचायक है। यह एक और पूरे समाज की त्रासदी है और दूसरी ओर दो प्रेमियों की। तो धरतीधन जो जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, उनसे संबंधित एक सवाल को हमने अभी पढ़ा। अब ये दूसरा जो है एक और सवाल हम लोग लेते हैं कि उपन्यास धरतीधन अपना पंजाब के अंचल विशेष के जीवन को प्रस्तुत करता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। धरतीधन अपना में पंजाब के दोआबा प्रदेश के ग्रामीण अंचल को चित्रमय रूप दिया गया है। इस कथन पर विचार कीजिए। ये दोनों प्रश्न के जो उत्तर हैं उसको हम लोग देखते हैं कि धरतीधन अपना का घटना स्थल, परिवेश, रहन सहन, रीति रिवाज, पर्व उत्सव पंजाब के दोआबा के ग्रामीण अंचल के होशियारपुर जिले के एक गांव घोड़ेवाहा का चमादरी मोहल्ला है। धरतीधन अपना जो है एक आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं हम, तो वो पंजाब के होशियारपुर जिले के गांव घोड़ेवाहा का चमादरी मोहल्ला का यह कहानी है। यह गांव काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, उनका पैतृक गांव है। अतः लेखक को इसके जीवन की, वहाँ के रहने वालों की दीनहीन अवस्था, उनके शोषण उत्पीड़न की पूरी जानकारी है। उसने इस दयनीय जीवन का बड़ी सहजता एवं सहानुभूति से चित्रण किया है। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य भी पूरी जीवंतता के साथ चित्रित किया गया है। उपन्यास की भाषा हिंदी है, पर उसमें अंचल की भाषा की रंगत भी सहज ही दिखाई देती है। चमादरी मोहल्ले के किनारे पर हैं, जहां सवर्ण जाति के लोगों ने उन्हें अछूत मानकर रहने को बाध्य किया है। वैसे भी लोग अनपढ़, पिछड़े, रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं। अतः उनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याएं हैं। अधिकार, सत्ता, संपत्ति और सुरक्षा से वंचित ये लोग इतने दबे, डरे, आतंकित हैं कि प्रतिरोध, विरोध करने का साहस भी इनमें नहीं है। अतः यह एक वर्ग है जिसकी अपनी अलग पहचान है। धरतीधन अपना के दोआबा क्षेत्र में होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा का चित्रण हुआ है। होशियारपुर जिले की हद हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र से लगती है। वह होशियारपुर क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्र की गोद में बसा है। इस क्षेत्र को विशिष्ट शब्द है जो इसी क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। चौ एक प्रकार की पहाड़ नदी या नाला है जिस रास्ते से ऊपर पहाड़ों से वर्षा का पानी आकर बहता है। कई बार चौ सूखा रहता है तो वहाँ बच्चे की खेलकूद जैसी गतिविधियाँ चलती रहती है। अतः चौ इस अंचल विशेष की विशिष्ट पहचान है और धरतीधन अपना में चौ की बड़ी भूमिका है। चौ से ही बाढ़ आती है, चौ में ही बच्चे खेलते हैं। धरतीधन अपना में लेखक को अंचल विशेष के परिवेश चित्रण में पर्याप्त सफलता मिली है। इसलिए कई आलोचकों ने धरतीधन अपना की गणना आंचलिक उपन्यासों में की है। उपन्यास के आरंभ से ही लेखक ने परिवेश चित्रण पर विशेष ध्यान दिया है। उपन्यास का प्रारंभ काली के गांव लौटने की घटना से होता है, लेकिन काली के गांव की सीमा
में दाखिल होने से लेकर उसके घर पहुंचने तक लेखक ने पूरे गांव के भूगोल को और सामाजिक वातावरण को अंकित कर दिया है। पहले आता है चौधरियों का मोहल्ला, जिसमें हवेलियां हैं। फिर स्कूल आता है जहां के मुंशी के लिए साग, गन्ने, गाजरें, मूलियां जाटों के लड़के लाते हैं, लेकिन मुंशी के घर उन्हें कमियों के लड़के पहुंचाते हैं। फिर मंदिर और उसके चारों ओर दुकानदारों के चौबारे हैं। उससे आगे हरिजन बस्ती जो चमादरी कहलाती है, जहाँ गोबर की तेज़ बदबू है, जहाँ जिसका कुआं गंदे पानी और कीचड़ से घिरा है, जिसकी गली में सारे घर कच्चे और टूटे फूटे हैं। पाँव फटने पर काली गांव के पास पहुंचता है। गांव में 6 सालों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। गलियों के कुत्ते भौंक भौंक कर काली का स्वागत करते हैं और घर पर चाची को जीवित पाकर काली प्रसन्नता से अभिभूत हो जाता उठता है। काली की चाची काली के लौटने की सूचना पूरे मोहल्ले में शक्कर बांट कर देती है। चमारों के मोहल्ले में एक कोटा भी अभी तक पक्का नहीं हुआ है। मोहल्ले की औरतें काली से हंसी मजाक करती हैं। 6 साल कानपुर में मजदूरी कर काली कुछ कमाई कर गांव लौटा है। इससे चमार होने पर भी गांव में उसके व्यक्तित्व का कुछ प्रभाव पड़ता है और कुछ गांववासी उसे बाबू कालिदास कहते हैं। सारे उपन्यास का कार्यस्थल एक गांव है और गांव में विशेषतर चमादरी की गलियां, कच्चे मकान, चौबारे, साई, बुल्ले शाह की मजार का तकिया आदि चमादरी मोहल्ले की हर चीज़ मौरूसी है। चौधरियाँ महाजनों के मोहल्लों तथा खेतों तथा हवेलियों के लिए अपने अपने चमार तथा चमारी ने कमीन और कामी पुश्तैनी से गुलाब का तथा चाकर हैं। मालिक और गुलाम में के बीच के ये संबंध अर्धदासीय तथा पूर्ण सामंती है। चमादरी में रहने वालों को प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रकोप भी सहना पड़ता है। बाढ़ के उफनते पानी में न केवल उनके कच्चे घर और फूस के झोपड़े ही नष्ट होते हैं, उन्हें पानी पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। उनका कुआं बाढ़ के पानी में डूब जाता है और सवर्ण जाति के लोग उन्हें अपने कुएं से पानी भरने नहीं देते हैं। गांव में पाठशाला तो है, पर वहाँ दलित बच्चों का प्रवेश निषिद्ध है, अतः वे अशिक्षित रहते हैं और अशिक्षा के कारण पुरातन संस्कारों, अंधे विश्वासों तथा रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं। उनकी संस्कृति का सर्वाधिक दमनकारी रूप उभर कर सामने आता है। काली और ज्ञानों के प्रेम के प्रति दलित समाज की प्रतिक्रिया में गांव में एक भी ऐसा उदार मन व्यक्ति नजर नहीं आता जो उनके प्रेम का प्रशंसक हो। मिस्त्री शांता सिंह काली को ज्ञानों का यौवन लूटने के लिए उकसाता है। मिस्त्री शांता सिंह काली को ज्ञानों का यौवन लूटने के लिए ही उकसाता है, उनके सच्चे प्रेम का वह प्रशंसक नहीं है। धार्मिक पाखंड, आडंबर, धर्म के नाम पर छुआछूत, शोषण भी इन दलितों के जीवन को नाटकीय बनाते हैं। इसी अस्पृश्यता के अपमान से परेशान होकर नंद सिंह पहले सिख और फिर ईसाई हो जाता है और धर्म परिवर्तन करने पर भी उसकी स्थिति वही रहती है। गांव वाले उसे चमार ही कहकर पुकारते हैं। चमादरी के लोगों के अपने रीति रिवाज, रूढ़ियों तथा विश्वास जिनका पालन वे बड़ी निष्ठा से करते हैं, अंधविश्वास जिनका पालन निष्ठा से करते हैं, उसी में अपना गौरव मानते हैं। काली की चाची प्रतापी उसे बिना दरों पर तेल चुपड़े घर में प्रवेश करने नहीं देती है, भले ही उसकी शीशी में मुश्किल से तेल की एक ही बूंद ही हो। उसके बीमार होने पर काली जैसा समझदार जागरूक युवक भी ओझा के जाल में फंस जाता है। वह झाड़ फूक के चक्कर में पड़ कर चाची के प्राण गंवा बैठता है। कुछ वर्ष कानपुर में बिताने तथा 6 वर्ष बाद गांव में लौटने पर गांव के चौधरियों के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण देखकर उसमें नई चेतना अवश्य जागती है और वह दलितों का चौधरियों के विरुद्ध संघर्ष करने, बेगार न देने, दिहाड़ी पर काम करने की प्रेरणा देता है। परिणामतः संघर्ष होता है और उसके तथा उसके साथ देने वाले युवकों के प्रयास से ही उन्हें आंशिक सफलता मिलती है। आधी दिहाड़ी पर काम करने का फैसला होता है
है। लेकिन लेखक की इस भाषा शैली में पंजाबी भाषा के चौ, सामलात जैसे शब्दों का व पंजाबी मुहावरों के प्रयोग ने धरती धन्ना अपना को आंचलिक पहलू को भी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। हालांकि कई स्थलों पर पंजाबी मुहावरों के हिंदी रूपांतरण कुछ अटपटा सा लगता है, जैसे चौधरियों से माथा लेता है, चोट नहीं खाएगा तो क्या होगा, शुक्र करे जान बच गई, चोट नहीं खाएगा तो क्या होगा, शुक्र करे जान बच गई। पंजाबी में मुहावरा पंगा लेना तो है, लेकिन माथा लेना प्रयोग अटपटा है। उपन्यास का घटना स्थल पंजाब के अंचल विशेष दोआबा के होशियारपुर जिला का गांव है। दोआबा क्षेत्र के और हिस्सों में भी, क्योंकि शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। जहाँ जहाँ देश में, विशेषतः उत्तर भारत में, दो नदियों के बीच का प्रदेश आबाद होगा उसे दोआबा कहा जाता है। जैसे मालवा पंजाब का भी अंचल विशेष है और मध्य प्रदेश का भी पंजाब का यह दोआबा क्षेत्र विभाजन पूर्व पंजाब में ही दोआबा ही कहलाता था। जिन समस्याओं, छुआछूत, सवर्ण संपन्न लोगों द्वारा दलितों का उत्पीड़न, शोषण, पिछड़े लोगों के अंधविश्वास और रूढ़ियों जिनके कारण वे जीवन भर कष्ट झेलते हैं, नारी का शोषण, युवा प्रेम प्रसंगों की असफलता, धर्म परिवर्तन, ईसाई धर्म का प्रचार, जमीन का मौसमी होना तथा जमींदारों द्वारा बेगार की समस्या, साम्यवादी विचारों का धीरे धीरे गांवों में प्रसार आदि ये होशियारपुर की समस्याओं और स्थितियां नहीं हैं। भारत के अन्य अनेक भूखंडों में भी यह उतने ही भयावह और क्रूर रूप में व्याप्त है। धरती धन्ना अपना में उपन्यासकार जगदीश चंद्र ने पंजाब राज्य के दोआबा क्षेत्र के दलितों के उत्पीड़न, शोषण, अपमान व वेदना को चित्रित किया है। उसकी दयनीय और हीन स्थिति के लिए जिम्मेदार भारतीय जाति व्यवस्था, हिंदू धर्म व्यवस्था और जन्म कर्म सिद्धांत के आधारभूत तथ्यों को भी उजागर किया है। जन्म के आधार पर अछूत करार दी गई जातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकार को इस उपन्यास के द्वारा एक विस्तृत पटल पर चित्रित करके भारतीय हिंदू धर्म, मूल्य व नीति मूल्यों की आलोचना की है। यह उपन्यास धरती के दुखियारों का सामाजिक दस्तावेज है, जिसे प्रेमचंद के उपन्यास दस्तावेज और दीपक होते थे। धरती धन्ना अपना दस्तावेज और दर्पण है। इसे पढ़कर हमारे मन में ठंडी करुणा का ज्वार उमड़ने लगता है और यही कृति की सफलता का रहस्य है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक एक प्रेमचंद के गोदान उपन्यास से संबंधित कुछ प्रश्न देखे और इनका जगदीश चंद्र जी का जो है धरती धन्ना उपन्यास से संबंधित प्रश्न को हमने देखा। तीसरा जो उपन्यास है, वो तीसरा उपन्यास जो हम लोगों को देखना है वह है मैला आंचल। मैला आंचल जो है वो एक आंचलिक उपन्यास है, मतलब क्षेत्र विशेष को केंद्रित करते हुए अगर हम उपन्यास करते हैं, उसके लिखते हैं, उनकी वहाँ की घटनाओं के बारे में बताते हैं, वहाँ की बोलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा आंचलिक उपन्यास कहलाता है। और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा यह एक आंचलिक उपन्यास लिखा गया है, जो बिहार के पूर्णिया जिले के गाँव मैरीगंज से संबंधित है। अब इस से संबंधित सवालों का तो हम लोग देखेंगे ही। इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि मैला आंचल को एक श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास कहा गया है। इसको नेपाल के सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर रेणु जी ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिसमें वह स्वयं भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। मैला आंचल का कथानायक जो है एक युवा डॉक्टर है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है और इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण,
चक्रों में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। कथा का अंत इस आशामय संकेत के साथ होता है कि युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। इसके जो कथा शिल्पी हैं फणीश्वर नाथ रेणु की इस युगांतरकारी औपन्यासिक कृति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा और शैली की भी विलक्षण सामंजस्य है, जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक भी है। ग्रामीण अंचल की ध्वनियों और धूसर लैंडस्केप से संपन्न यह उपन्यास हिंदी कथा जगत में पिछले कई दशकों से एक क्लासिक रचना के रूप में स्थापित है। इस उपन्यास में फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का कहना था। तो इस उपन्यास से संबंधित जो सवाल हैं उसको हम देखते हैं कि आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष की जीवन विशेषता वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का दर्पण होता है। महिला आंचल के संदर्भ में इस कथन पर विचार कीजिए। आंचलिक उपन्यास वह उपन्यास है जिसमें जीवन के मुख्य सभ्य नागर सुसंस्कृत धारा से कटे किसी पिछड़े भूखंड और वहाँ के अनपढ़ अविकसित जनजाति के लोगों के जीवन का समग्र बहुभावार्थ चित्र पूरी बेबाकी यथार्थ दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए। वे आंचलिक उपन्यास के कथ्य संबंधी निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। आंचल का क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, प्रकृति, जलवायु। आंचल के जीवन यापन विधि, भोजन, वेशभूषा, आवास, व्यवसाय, व्यसन। तो आंचल का क्षेत्र, आंचल के जीवन यापन विधि, आंचल के निवासियों की चेतना, मान्यताएं, सामाजिक गठन और सामाजिक संबंध, मनोरंजन के साधन जैसे लोक कथा, गीत, नृत्य आदि उत्सव, रीति रिवाज। तो ये आंचल में प्रचलित अंधविश्वास, टोना टोटका, जादू, अपशकुन, भूत प्रेत, भाग्य, संस्कार, व्रत, त्योहार। तो इस तरह से क्या है कि आंचलिक उपन्यास की विशेषता में उसमें क्या दिखता है, विशेषताएं क्या होती है। आंचल का क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक स्थिति, प्रकृति, जलवायु के बारे में उल्लेख रहता है। अंचल का जीवन यापन विधि, भोजन, वेशभूषा, आवास, व्यवसाय, व्यसन। आंचल के निवासियों की चेतना, मान्यताएं, सामाजिक गठन, सामाजिक संबंध, मनोरंजन के साधन जैसे लोक कथा, गीत, नृत्य आदि रीति रिवाज। अंचल में प्रचलित आदि अंधविश्वास, टोना टोटका, जादू, अपशकुन, भूत प्रेत, भाग्य, संस्कार, व्रत, त्योहार। ये सभी तत्व महिला आंचल में विद्यमान हैं। साथ ही लेखक की दृष्टि यथार्थपरक है। महिला आंचल की भूमिका में लेखक ने कहा है कि इसमें सूल भी है, फूल भी है, चंदन भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। वह किसी से भी आंचल बचाकर नहीं चला। समष्टि मूलक दृष्टि होने के कारण उपन्यास एक संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। उपन्यास में जिस मैरीगंज नामक गांव तथा उसके आसपास के निवासियों की कहानी कही गई है, लेखक ने उसकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसमें उत्तर में नेपाल, पूर्व में पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, पश्चिम में मिथिला तथा दक्षिण में संथाल परगना। इस क्षेत्र की प्रकृति तथा जलवायु के विषय में जानकारी देने के लिए लेखक ने वहाँ की नदियों, पोखरों, घास के मैदानों, बालूचरों तथा चित्रात्मक वर्णन किया है। नदियों का जल स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक है। पोखरों में कमल उगते हैं, मछलियाँ पाली जाती है, घास के मैदान हरे भरे हैं तथा बालूचरों में रेत ही रेत है। वहाँ दूब तक नहीं पनपती। कहीं कहीं जंगल में जिन्हें तरवन्ना कहते हैं, तो कहीं बाग हैं जिनमें आम, कटहल आदि के फल लगते हैं। उनका भोजन धान और मछलियाँ प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। अमलतास, शिरीष के वृक्ष, कहीं कहीं पटसन के खेत भी हैं। मेरीगंज गांव पैनहट स्टेशन से 7 कोस पूरब में बूढ़ी कोसी नदी के पार है। यहाँ के रहने वाले अनपढ़, अंधविश्वासी और अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन पिछड़े लोगों में न शिक्षा न जागृति है। वे ब्रिटिश सरकार की मानसिक गुलामी से बंधे हुए हैं। समाज की संरचना और सामाजिक संबंध
मैरीगंज छोटा सा गांव है, परंतु उसमें 12 वर्ण, छोटा सा गांव है परंतु 12 वर्ण के लोग रहते हैं। प्रत्येक जाति का अपना मोहल्ला है जिसे टोली कहते हैं। गांव में 3 जातियां प्रमुख है, राजपूत, कायस्थ और यादव। जाति के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे गए हैं, जैसे कायस्थ टोली या मालिक टोली, राजपूत टोली, यादव टोली, ततिया टोली, गुअर टोली। इन जातियों और उपजातियों के लोगों में परस्पर द्वेष, वैमनस्य, मनमुटाव, झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने की मनोवृत्तियां हैं। ऊंच नीच, छुआछूत की भावना इनके दिलो दिमाग पर है। दिलो दिमाग पर इस कदर छाई हुई है कि गांव वालों के बीच सौहार्द एवं सहयोग ना होकर उनके बीच की दरारें बढ़ती जाती है। भंडारे के अवसर पर राजपूत टोली वालों के साथ ब्राह्मण टोली के लोग भोजन करने से मना कर देते हैं। उनके लिए अलग प्रबंध किया जाता है। सिपहिया टोली के लोग ग्वाला टोली के साथ एक पंगत में खाने से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग धमकी देते हैं कि यदि भंडारे का इंतजाम बालदेव करेगा तो यह भंडारा मनछुल होगा। जाति बिरादरी का दबदबा इतना अधिक है कि कोई भी व्यक्ति यदि बिरादरी की बात नहीं मानता तो उसे जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। विरंची ने एक बार गवाही के बदले तहसीलदार द्वारा दी गई जलेबी खा ली। बिरंची ने एक बार गवाही के बदले तहसीलदार द्वारा जलेबी खा ली थी। अफवाह उड़ी कि उसने तहसीलदार की जूठन खाई, बस उसे सजा सुनाई गई। लोगों ने कहा जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। गांव में जहालत है। जहालत तो है ही। पूरे गांव में कुल 10 लोग दस्तखत कर सकते हैं। आए दिन संक्रामक रोग, मलेरिया, काला बुखार आदि के से लोग परेशान हैं। गरीबी इतनी कि बहुत से लोगों ने दही, चीनी, जिलेबी पूरी चखी नहीं है। यदि विद्यापति के इस क्षेत्र में प्रेम की मदिरा पिए हुए लोगों के बीच विवाहोत्तर संबंधों को ना अनैतिक माना जाता, ना उन पर कोई विशेष ध्यान देता है। महंत सेवादार भाट मठ की कोठारी लक्ष्मी, कालीचरण और चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी, फुलिया और खलासी, रायदास और राम प्यारी, बालदेव और लक्ष्मी, कमला और प्रशांत के संबंध विवाहेतर संबंध हैं। कमला तो विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो जाती है, पर गांव में कोई तूफान नहीं आता। यहाँ के समाज में स्त्री की दशा सदा की तरह शोचनीय और दयनीय है। उसका यौन शोषण भी होता है और आर्थिक शोषण भी। अंधा और बूढ़ा महंत सेवादास अबोध किशोरी का यौन शोषण करता है। फुलिया के माँ बाप अपनी विधवा बेटी का पुनर्विवाह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसका शरीर नोचकर प्राप्त धन से ही उसकी गृहस्थी की गाड़ी चलती है। छोटी छोटी बातों को लेकर औरतों में कहा सुनी गाली गलौज आम बात है। अंचल निवासियों की अधिदैविक चेतना आंचलिक उपन्यास में अनपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी लोगों का चित्रण होता है। अतः लेखक अंचल में व्याप्त अंधविश्वासियों, रूढ़ियों, सगुन अपसगुन, जादू टोना, भूत प्रेत आदि में विश्वास के चित्र भी प्रस्तुत करता है। मेरीगंज के लोग देवी देवताओं के प्रकोप एवं कृपा में विश्वास रखते हैं। प्रातःकाल वे काली धन की ओर मुँह कर काली माँ को प्रणाम करते हैं। उनका विश्वास है कि जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। ततिया टोली का नंदलाल एक बार जंगल में गया। वहाँ बगुले की तरह सफ़ेद प्रेतनी से मिलकर सांप के कोरों से उसकी इतनी पिटाई की कि वह कुछ क्षणों में ही वही ढेर हो गया। जहालत और अंधविश्वासों के कारण ही बुढ़ापे में भी सुंदर लगने वाली तथा सबके प्रति स्नेह लुटाने वाली पार्वती मौसी को डायन मानकर उसके साथ क्रूर और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। वे नदियों को माँ कहते हैं क्योंकि वे उनके खेतों के लिए जल देती है। आवश्यकता पड़ने पर नदी की पूजा अर्चना करने वालों की अनेक प्रकार से सहायता करती है। यदि गृह स्वामी नदी में स्नान करता है, गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी चढ़ाता है तो कमला मैया चांदी के बर्तन देकर गृह स्वामी के अनुष्ठान में, शादी ब्याह में या श्राद्ध के भोज में सहायता करती है। अंधविश्वासी खलासी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग रोग फैलाते हैं
सुई घोंप कर देह में जहर दे देते हैं, सुई घोंप कर देह में जहर देते हैं। उनके द्वारा कुआं में दवा डालने से उससे पानी पीने वाले को हैजे का प्रकोप का शिकार बनना पड़ता है। गांव का गांव हैजे में समाप्त हो जाता है। काला बुखार फैलाने का कारण भी वह डॉक्टर को बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि विलायती दवाओं में गाय का खून मिलाकर उन्हें धर्मभ्रष्ट करते हैं। धार्मिक वातावरण। मैरीगंज का मठ धार्मिक स्थल तो है ही, उसमें संपत्ति का आकर्षण भी है। डेरे का महंत 900 बीघे का जमीन का मालिक भी हो जाता है, अतः यह संपत्ति का क्रीड़ा स्थल और विकृतियों का पूर्ति का माध्यम बन गया है। मैरीगंज के लोग गांव में स्थापित मठ तथा उसमें अधिपति महंत में पूरी श्रद्धा रखते हैं। महंत द्वारा आयोजित विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। कबीरपंथी मठ होने वाले धार्मिक क्रियाकलाप में चित्त प्रातःकाल प्रातक भजन गायन, खंजरी बजाकर कीर्तन, प्रातकी के बाद सत्संग होता है जिसमें मठ के सब लोगों को भाग लेना अनिवार्य है। सत्संग में महंत तो उपस्थित लोगों को उपदेश देते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अंचल के राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति। आंचलिक उपन्यासकार अपने उपन्यास के लिए प्रदेश विशेष को ही नहीं चुनता, एक विशिष्ट कालखंड को भी चुनता है और तब प्रदेश विशेषज्ञ में किसी विशिष्ट कालखंड के अंतर्गत होने वाली राजनीतिक उथल पथल तथा धार्मिक स्थिति का चित्रांकन करता है। भौगोलिक स्थिति और लोक संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक चेतना और आर्थिक स्थिति के चित्रों को समन्वित करने पर ही आंचलिकता और अपने पूर्ण उत्कर्ष के साथ अवतरित होती है। राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत क्षेत्र विशेष की शासन व्यवस्था, राजनीतिक चेतना, उथल पुथल, विभिन्न विचारधाराओं के मध्य संघर्ष आदि आते हैं। उदाहरण के लिए मैला अंचल में पूर्णिया के बदलते हुए राजनीतिक वातावरण के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। शासकों के प्रति जनता के विचार और उनके कार्यों का विवरण दिया गया है। जन जागरण के आंचल विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने के साथ साथ आंचलिक उपन्यासकार उन स्थितियों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया और नए विचारों के संपर्क के कारण होने वाली उनकी चेतनाओं का वर्णन भी करता है। रूढ़ अंधविश्वासों, सामाजिक अनीतियों, प्रशासन की ज्यादतियों, अनाचार, रिश्वत, बेईमानी, स्वार्थपरता आदि के विरुद्ध उत्क्रांति के लहर के संकेत कर वह जागरूक और सजग जनता को करवट लेती हुई समग्र चेतना को संपूर्ण रूप से चित्रित करता है। उदाहरण के लिए मैला आंचल में वामन दास की मृत्यु से संबद्ध घटना द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि जनता इस तथ्य को समझने लगी है कि उसके तथाकथित रक्षक अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं। स्वार्थ साधन में रत वे न नीति की चिंता करते हैं और न ही देश की। राजनीतिक चेतना। मैरीगंज में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। बावन दास और बालदेव कांग्रेसी हैं, गांधी के भक्त हैं। कालीचरण समाजवादी है, समाजवादी विचारों से विद्रोह की भावना जगाता है, अन्याय अत्याचार का विरोध करता है, नवयुवकों को क्रांति करने के लिए आह्वान देता है। उसी के प्रयत्नों से मठ में नागाधवा का समर्थन प्राप्त प्रत्याशी नरसिंह दास मठाधीश न होकर रामदास मठ का महंत बनता है। ये जो नवयुवक की क्रांति जिसका नेतृत्व कालीचरण करता है, तो उसमें एक आप उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रसंग आएगा कि मठ में जो नागाधवा का समर्थन जो है प्रत्याशी नरसिंह दास बनना चाहता था मठाधीश, लेकिन उसने कालीचरण के नेतृत्व में युवाओं ने एक विरोध जताया कि नहीं, महंत जो है पुराने जो शिष्य थे गुरु के, महंत के, रामदास जी, वही मठ के महंत होंगे। उसी के प्रयत्नों से खलासी और पुलिया का चुमाना भी कराया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की चहल पहल का भी वर्णन है। स्वतंत्रता के बाद भी राजनीतिक स्थिति, विशेषतः चुनाव, उनको जीतने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडों और चुनाव जीतने के बाद एमएलए बने राजनेताओं के कुकर्मों का पर्दाफाश किया गया है। लोक संस्कृति का चित्रण। आंचलिक उपन्यास की विशिष्टता है आंचल विशेष की लोक संस्कृति के जीवंत चित्र प्रस्तुत करना। लोक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं लोकगीत,
लोक नृत्य, लोक कथाएँ, उत्सव, पर्व, त्योहार। महिला आंचल में पाठक जिन गीतों की माधुरी का आस्वाद करते हैं, ग्रहण करते हैं, वे हैं बहुजिया, जोगिया, फगुआ, जोगिरा, फगुआ, विजयमान, लोरिक संबंधी लोकगीत, सुरंगा, सदा ब्रिज की संगति कथा, विद्यापत नाथ, जट जटिन का खेल, भैरव का आदि के चित्र आंचल की लोक संस्कृति तथा उपलब्धियों के मनोरंजन के साधनों में का परिचय देती है। होली तो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है ही, उसके अतिरिक्त सिक्खा, बधवा पर्व में आदि अनेक पर्व मनाए जाते हैं। वस्तुतः पर्वों, उत्सवों, त्योहारों का क्रम वर्ष भर चलता रहता है और लेखक ने इनका विशद चित्रण कर हमें पूर्णिया भूखंड के लोक जीवन और लोक संस्कृति की पूरी प्रामाणिक तस्वीर प्रस्तुत की है। लेखक अपनी समष्टि मूलक दृष्टि से अंचल का ऐसा संश्लिष्ट एवं समग्र चित्र प्रस्तुत करता रहता है कि पाठक के सामने अंचल में रहने वाले लोगों का उनके जीवन पद्धति, रहन सहन, सामाजिक संबंधों, पारिवारिक जीवन, आर्थिक विश्वासों, राजनीतिक चहल पहल और लोक संस्कृति का प्रामाणिक चित्र साकार हो जाता है। महिला आंचल का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी माँ ने उसे एक मिट्टी के हांडी में डालकर बाढ़ में उमड़ती कोसी मैया को की गोद में सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों सहसा आंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना की। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झार के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उसकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची, पानी के हिलोरे से हांडी हिली और उससे एक सांप गर्दन निकालकर फौं फौं करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज़ आई, मानो कि माँ ने थपकी देना बंद कर दिया है। शिशु प्रशांत का पालन पोषण एक पति प्रत्यक्ता बंगालीन अध्यापिक स्नेहमयी ने किया। उसकी इच्छा उसे डॉक्टर बनाने की थी, अतः वह हिंदू विश्वविद्यालय से ISC पास कर पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ और वहीं से उसने उपाधि प्राप्त करने के बाद ना तो सरकारी नौकरी और ना विदेशों में जाकर आगे अध्ययन करने की छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर भी विदेश नहीं गया। वह एक दिन मंत्री महोदय के बंगले पर आया और उनके पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया, कालाजार के संबंध में रिसर्च करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उन दिनों इन रोगों से हजारों गरीब कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे थे। प्रशांत के इस निर्णय को उसके साथियों तथा अध्यापकों ने मूर्खतापूर्ण बताया। उसकी खिल्ली उड़ाई। केवल प्रधानाचार्य ने उसके निर्णय और संकल्प की सराहना की। तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो, हमें लिखना। भावुक सहृदय संवेदनशील आदर्शवादी प्रशांत अपने इसी निर्णय के कारण नगर से कटे पिछले जहालत जिंदगी और गरीबी से भरे मेरीगंज में नियुक्ति कराता है। मलेरिया और कालाजार रोग के कारणों तथा उनके उपचार के लिए शोध कार्य में जुट जाता है और इसकी लगन इतनी अधिक है कि खाना पीना, आराम करना और सोना भी भूल जाता है। साथ ही गांव तथा उसके आसपास के मलेरिया पीड़ित लोगों का इलाज करता है, उसकी सेवा सहायता करता है। रोगी द्वारा फीस दिए जाने पर मुस्कुराते हुए कहता है, इससे रोगी को दूध पिलाओ और पौष्टिक भोजन खिलाओ। रेशमन लाल कोयरी के इकलौते बेटे को यमराज की दाढ़ों से मुक्त कराने के बाद जब रेशम डॉक्टर को बख्शीश में गाय देने लगता है तो प्रशांत कहता है कि अपने लड़के को इसका दूध पिलाओ, दूध की बिक्री मत करो, यही हमारा बख्शिश है। गणेश और नानी पार्वती तथा अपने नौकर प्यारू को जेल से मनी ऑर्डर भेजता है। वह प्रतिज्ञा करता है कि वह यहाँ के निवासियों को रोग मुक्त करेगा, स्वस्थ बनाएगा, जानवरों को
जानवरों का जीवन बिताने वालों को इन जानवरों की तरह जीवन बिताने वालों का इंसान बनाएगा। उपन्यास के आरंभ में वह जन कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। क्या करेगा वह? संजीवनी बूटी खोजकर। उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटा कर मरने से अच्छा है मैलिग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर मरने के लिए उन्हें जीना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। उसके इसी सेवा भाव, सहृदयता और करुणा दृष्टि को देखकर गांव वाले उसको देवता मानकर उसकी प्रशंसा करते हैं। और उपन्यास के अंतर में भी ममता को लिखे अपने पत्र में भविष्य के जन कल्याणकारी कार्य करने की बात करता है। ममता, मैं फिर काम शुरू करूँगा इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू की भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लगाएंगे, लहराएंगे। मैं साधना करूँगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले। कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों को के मुरझाए होठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उसके हृदय में आशा विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। वह आरंभ से ही भावुक है। प्रशांत यद्यपि पेशे से डॉक्टर है, जो अपने व्यवसाय के प्रभाव स्वरूप किंचित अकरुणा और शुष्क नीरस हो जाते हैं, किंतु प्रशांत इसे विपरीत भावुकता से ओतप्रोत है। और वह अपनी उस अभाग्नि बेबस जननी के प्रति तब तब तक भावुक हो उठता है जिसने उसे जन्म देते ही काशी में प्रभावित कर दिया था। अंधेरे में इस एक अभाग्नि माँ दिल का दर्द दबाए और आंचल में अपने नवजात शिशु को छिपाए खड़ी है। एक काली और भयावनी छाया आकर हाथ बढ़ाती है। माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को रक्त के पिंड को माँ अंतिम बार अपने कलेजे के टुकड़े को रक्त के पिंड को एक पलक निहारती है, चूमती है। भयावनी छाया उसके हाथ से शिशु को छीन लेती है। माँ दांतों तले ओठ दबाए खड़ी रह जाती है। डॉक्टर ने अपनी माँ के स्नेह को अंधेरे में खड़ी सिलहुटेड तस्वीर सी माँ के दुलार की कीमत को समझने की चेष्टा की है। वह गला टीप कर मार भी तो सकती थी। वह गांव वालों की दीनहीन दशा को सोचकर करुणा द्रवित हो उठता है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं। भींगी हुई धरती पर लेटा न्यूमोनिया का रोगी मरता है, जी जाता है। कैसे? डीडीटी और मसहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। शरीर में करवा तेल लगाना भी स्वर्गीय भोग विलास में गण्य है। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीवनी इन्हें जलाए रखती है। सस्त श्यामला सुजला सुफला इनकी माँ नहीं है। अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। प्रशांत स्वर्गलोक से उतरा कोई देवता नहीं, इसी भूमि का मानव है। अतः वह भोली, आकर्षक, मोहक, प्रणयाकुल युवती कमला के प्रति आकृष्ट होता है और उसके रोग का उपचार करते करते उसे प्रेम करने लगता है। उसके जीवन में एक नया अध्याय खुलता है। उसे एक नई अनुभूति होने लगती है। कमला के संसर्ग में आकर वह स्वयं को शकुंतला और प्रशांत कमला के संसर्ग में आकर जो स्वयं को शकुंतला और प्रशांत को दुष्यंत, या स्वयं को दमयंती और प्रशांत को नल मानती है, प्रशांत को सर्वथा एक नई अनुभूति होती है। डॉक्टर के नए मोड़ पर मुड़कर देखा दुनिया कितनी सुंदर है। जीवन के प्रेम में सुनहरे पक्ष से अब तक अछूते रहने वाले प्रशांत के हृदय में कमला के संपर्क के पश्चात ऐसी भावने लहरियाँ उठने लगती है। डॉक्टर भी किसी भी दुलार भरी मीठी धमकियों के सहारे सो जाना चाहता है, गहरी नींद में भी खो जाना चाहता है। वह यह मानने को विवश हो जाता है कि कोई दिल नामक ऐसी भाव यंत्र है जो बायोलॉजी के सिद्धांतों से परे है। डॉक्टर की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उसने प्रेम, प्यार और स्नेह को बायोलॉजी के सिद्धांतों से ही हमेशा मापने की कोशिश की थी। वह हंसकर कहा करता था कि दिल नाम की कोई चीज़ आदमी के शरीर में है, हमें नहीं मालूम। पता नहीं आदमी लंग्स को दिल कहता है या हार्ट को। जो भी हार्ट, सरस या लीवर या प्रेम से कोई संबंध नहीं है।
अब यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर हम शरीर को चीर फाड़ कर जिस पर हम नहीं जा सकते, जिसे हम नहीं पा सकते, वह हार्ट नहीं है, वह अगम अगोचर ऐसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है लेकिन उसकी दवा एड्रेनलिन नहीं है। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। कमला के माता पिता को संदेह है कि प्रशांत कमला को नहीं अपनाएगा, किंतु वह जेल में मुक्त होकर मेरीगंज आ पहुंचता है। जेल में मुक्त कमला के माता पिता को संदेह है कि प्रशांत कमला को नहीं अपनाएगा, किंतु वह जेल से मुक्त होकर मेरीगंज पहुंचता है। तहसीलदार साहब की चरण धूलि लेकर इस बात को स्पष्ट कर देता है कि वह कमला को अपनाने के लिए सहर्ष प्रस्तुत है। गंभीर, अध्यवसायी और परिश्रमी होते हुए भी प्रशांत विनोद प्रिय है। लोक संस्कृति, गांव के लोकगीत, लोक नृत्य, उत्सव, पर्व त्योहार लुभाते हैं और वह उसमें खुलकर भाग लेता है। उसकी गिरफ्तार करने के लिए आए दरोगा से बातचीत में उसकी विनोद प्रियता झलकती है। आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक़ रहा है। कम से कम 400 लड़कियों के साथ मैं दिन रात रह चुका हूँ। डॉक्टर मुस्कुराता है। 400 बच्चों, इतनी लड़कियां कहाँ से मिली? मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में। उसके विचार प्रगतिशील हैं। वह अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरोधी है और उत्पीड़ितों, शोषितों की सहायता ही नहीं करता, उन्हें विद्रोह के लिए उकसाता भी है। वह संथालों में नई चेतना जगाता है। वह कहता है तुम ही लोग असल ज़मीन के असल मालिक हो। कानून है जिसने 3 साल तक ज़मीन को जोता बोया, ज़मीन उसी की होगी। डॉक्टर प्रशांत कुमार वास्तव में उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है, जो स्वयं लेखक के विचारों का प्रतिनिधि है। डॉक्टर प्रशांत सही मायनों में जनहित से जुड़ा एक बुद्धिजीवी है, जिसने विदेश का वजीफा छोड़कर भारतीय देहात का दुख दर्द महसूस करना, उसे दूर करना, पीड़ित जन से जुड़ना अधिक श्रेयस्कर माना है। वह हर स्तर पर मेरीगंज की पीड़ित मानवता से जुड़ता है। वह मलेरिया पर शोध भी करता है, गाँव वासियों को चिकित्सा प्रदान कर जीवन दान भी देता है। वह उनके सुख दुख और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग भी बनता है। जेल से रिहा होकर वह गाँव को ही अपनी कर्म भूमि बनाने का निर्णय लेता है। हालांकि शहर में उसे ऊंचे पद, मान सम्मान, सुख सुविधा सब कुछ मिल सकता था। इस तरह से जो MSD 3 में उपन्यास और कहानियों का ये पेपर है हम लोगों का, उसमें जो 3 उपन्यास को हम लोगों ने चयन किया है कि गोदान जो प्रेमचंद द्वारा रचित है, धरती धन्ना अपना, उसके बाद आपका ये मैला आंचल, इन तीनों को हम लोग देखेंगे और इनसे संबंधित जो हम लोगों ने देखा प्रश्न, उसको कोशिश करेंगे कई बार दोहरा लें, ताकि अगर वो सवाल आता है तो हम लोग उसको अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए आगे का अगले पार्ट में हम उसको करेंगे।